आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स अब एंटर हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है और इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, जो राजस्थान सरकार ने अब लेटेस्ट लगाया है, या न्यू सिलेबस जो है राजस्थान सरकार के अनुसार, नई किताब के अनुसार जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले चैप्टर में शुरुआत में भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में भौतिक विज्ञान की ब्रांचेज क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, पहले वीडियो में पढ़ा था, जो आप देख सकते हो। आप 01 लेसन 101 नाम से जो मैंने बनाया था वीडियो, उसमें जाकर आप उसको देख सकते हैं। पर वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है पहले चैप्टर का, वो टॉपिक है प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है। और फर्स्ट चैप्टर में ये दो ही टॉपिक हैं। पहले तो वो ब्रांचेज वो फिजिक्स था और दूसरा टॉपिक ये है। बाकी फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सेकंड चैप्टर है दमदार, उसमें काफ़ी कुछ है और एग्ज़ाम में वो पूछा भी जाता रहा है। आप एक एक बात को धीरे धीरे ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ें। देखिए आप, प्रकृति, नेचर जो पहले से बना हुआ है, जो जब से मतलब मनुष्य ने होश संभाला है तब से जो चीज़ ऑलरेडी मौजूद है उसे प्रकृति द्वारा निर्मित चीज़ें ही हम कहते हैं। जैसे सूरज, तारे, धरती, आसमानी जो सब कुछ है, ग्रह, नक्षत्र, तारे, मिट्टी, पत्थर, ये सब चीज़ें प्रकृति द्वारा बनाई हुई हैं। इसमें आदमी का कोई योगदान नहीं है। तो कुछ न कुछ बल ऐसे हैं, 4 बल ऐसे हैं जो इस प्रकृति में, जो हमारे चारों तरफ उपस्थित है, मौजूद है, उसमें मूल रूप से वो 4 बल मौजूद हैं। उन 4 बलों की बात हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो प्रकृति का जो मूल बल है वो कितने हैं? 4 हैं। पहला मूल बल है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल कह दो या फिर गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएं कह दो, बात एक ही है। अन्योन्य क्रिया का मतलब भी गुरुत्वीय बल ही है, ये कोई अलग से चीज़ नहीं है। तो बात करूँ मैं सबसे पहले गुरुत्वीय बल की। गुरुत्वीय बल जो है वो बल है जो पृथ्वी अन्य वस्तुओं पर आरोपित करती है। जैसे पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर हमने अगर किसी वस्तु को छोड़ दिया तो वो वस्तु तुरंत नीचे गिर जाती है, क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। न केवल पृथ्वी बल्कि इस दुनिया के या इस ब्रह्मांड का प्रत्येक आकाशीय पिंड अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उन सब के द्वारा इस प्रकार का लगने वाला बल क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है, या गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यह रहेगी कि प्रकृति में उपस्थित सभी पिंड अन्य पिंडों पर आकर्षण बल लगाते हैं। इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए मैं इसमें लिखता हूँ ये बात। प्रकृति में उपस्थित सभी पिंड अन्य पिंडों पर आकर्षण बल लगाते हैं। इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल
कहते हैं। ये इसकी हो गई डेफिनेशन, जो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है और आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। दूसरी बात क्या इसकी विशेषता, वो ये है कि ये जो बल है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वो प्रकृति में जो अन्य बल मौजूद है उन सभी बलों से सबसे दुर्बल होता है। तो देखो, यह बल अन्य बलों से, अन्य मूल बलों, अन्य मूल बलों के सापेक्ष सबसे दुर्बल होता है। क्लियर? सबसे दुर्बल बल है, लेकिन ये बल जो है वो सर्वाधिक अनुभव किया जाने वाला बल है। सबसे दुर्बल है, सबसे कमज़ोर है, लेकिन आप कहोगे इसका प्रभाव तो हमें सर्वाधिक देखने में मिलता है। तो इसका रीज़न क्या है? ये सर्वाधिक अनुभव किया जाने वाला बल है, लेकिन यह बल सर्वाधिक अनुभव किया जाने वाला बल है। अगली बात, इस बल की परास अनंत होती है। ये बात और है, इस बल की परास अनंत होती है। इसका मतलब समझो। अब आप कहोगे कि इस बल की परास अनंत होती है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो अनंत तक लागू होता है। मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अब अंतरिक्ष में जाने पर भी आप उसका एहसास ले सकते हो। लेकिन फिर क्वेश्चन पुटअप होता है कि ऐसा होता तो नहीं है। प्रकृति में अब अनंत पे चले जाएं, अनंत पर इसके गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो इसका क्या कारण है? जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमारे चारों तरफ विभिन्न आकाशीय पिंड वहाँ पर मौजूद रहते हैं। उन आकाशीय पिंडों के कारण उस वस्तु पर लगने वाले कुल बल का मान 0 हो जाता है। कैसे? इस बात को अगर मैं आपको अलग से समझाऊं तो देखो, मान लीजिएगा ये अंतरिक्ष है और इस अंतरिक्ष में आप वहाँ मौजूद, सपोज दैट आप हो, और चारों तरफ मान लीजिए ये आकाशीय पिंड है, इधर ये आकाशीय पिंड है, विभिन्न ग्रह वगैरह इसके चारों तरफ उपस्थित है। क्लियर? अब इस पर ये जो वस्तु है, ये जो आकाशीय पिंड है, वो इस वस्तु को अपनी ओर खींचता है। इधर से ये इसको अपनी ओर खींचता है, इधर से ये इसको अपनी ओर खींचता है, इधर से ये इसको अपनी ओर खींचता है, और ये इसको अपनी ओर खींचता है। ये सभी बल इसको इस प्रकार से खींचते हैं कि इस वस्तु पर लगने वाले कुल बल का मान 0 हो जाता है। इसलिए अंतरिक्ष में जाने पर हमें भारहीनता का एहसास होता है, लेकिन जो गुरुत्वीय बल होता है उसकी परास होती है अनंत। क्लियर? अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं। दूसरा बल है, दूसरा बल कौन सा है? विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं। ये क्या होती है, इसको समझें आप। इसका मतलब होता है कि जो आवेश होते हैं वो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है जिसको मैं प्लस क्यू कह रहा हूँ, ये कोई दूसरा आवेश है जिसको मैं माइनस क्यू कह रहा हूँ। इनके बीच में बल लगता है और यहाँ बल कौन सा लगेगा? आकर्षण का लगेगा। ये बात आप जानते होंगे, क्योंकि असमान आवेशों के बीच में कैसा बल लगता है? असमान आवेशों के बीच में कैसा बल लगता है? आकर्षण। और समान आवेशों के बीच में लगता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण।
इसका मतलब विभिन्न आवेशों के बीच में जो बल लगता है उस बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और ये जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में काफ़ी प्रबल होता है। दूसरी बात क्या है, इसकी परास भी अनंत होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, दोनों पास पास रखे हुए हैं, इनके बीच में बल लग रहा है। लेकिन अगर इस माइनस क्यू को मैं अनंत पर भी ले जाऊं तो भी इन दोनों के बीच में बल लगता रहेगा, पर उसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि दूरी ज़्यादा हो जाने से लगने वाले बल की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इस वजह से वो आकर्षण का बल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इस बल की परास क्या होती है, अनंत होती है, गुरुत्वीय बल की तरह। तो गुरुत्वीय बल और विद्युत चुंबकीय बल दोनों के दोनों बलों की परास क्या होती है, अनंत। देखिए इसको, देखो इसको, विभिन्न आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। क्लियर? ये हैं बल गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत प्रबल होता है। इसकी परास अनंत होती है। और अगली बात है, समान आवेशों के बीच में के मध्य प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। क्लियर? ये बातें हम समझ चुके हैं, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। तीसरी है नाभिकीय या परबल अन्योन्य क्रिया। ये क्या चीज़ है, ये और समझो आप। हम जानते हैं कि नाभिक में कण पाए जाते हैं, उन कणों को हम प्रोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो नाभिक जो है, जैसे मान लीजिए ये कोई नाभिक है, इस नाभिक में प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। इनके पाए जाने के बावजूद भी नाभिक जो है वो अपने आकार को दृढ़तापूर्वक बांधे हुए है। इसका मतलब नाभिक के जो कण हैं उन कणों के बीच में तीव्र आकर्षण का बल लगता है। इसी तीव्र आकर्षण बल को नाभिकीय बल कहते हैं। ये जो बल है वो प्रकृति में उपस्थित सभी बलों की तुलना में सबसे अधिक प्रबल होता है। क्लियर? तो नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक के कणों के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। ये जो बल है वो प्रकृति में उपस्थित सभी बलों की तुलना में सर्वाधिक प्रबल होता है, या फिर विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में ये 100 गुना अधिक प्रबल है। और अगली बात, इसकी जो परास होती है, इस बल की जो परास होती है वो नाभिक की त्रिज्या की कोटि की होती है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि अर्थात इसकी परास होती है 10⁻⁻14 मीटर।
मतलब शुरू के दोनों की दोनों जो थे उनकी परास अनंत थी, पर इसकी परास अनंत नहीं है, इसकी परास है 10⁻⁻14 मीटर। तो देखिए आप इसको अब नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, नाभिक के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल कहते हैं। क्लियर? यह बल प्रकृति में उपस्थित सभी मूल बलों की तुलना में सबसे प्रबल होता है। अगली बात, ये जो ऊपर वाला जो बल था ये विद्युत चुंबकीय बल, इसकी तुलना में ये 100 गुना प्रबल है। ये बात और लिखनी इसमें, यह बल विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में बल की तुलना में 100 गुना प्रबल होता है। क्लियर? इसके अलावा इस बल की परास 10⁻⁻14 मीटर होती है। इसके अलावा एक बात और समझ लो आप कि ये जो बल है वो आवेश अनाश्रित का मतलब होता है जो आश्रित नहीं। इसका मतलब ये जो बल है वो आवेश पर आश्रित नहीं है, अर्थात आवेश पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब है कि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच में समान बल लगेगा। समझ रहे मेरी बात को? देखा जाए विद्युत चुंबकीय बल के हिसाब से दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में समान बल लगता है। मतलब प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को या दूसरे न्यूट्रॉन को आपस में एक समान आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। मतलब कि आवेश जो है, आवेश पर इस आकर्षण बल का मान डिपेंड नहीं करता। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में समान नाभिकीय बल लगता है। ये इसकी क्या है? विशेषता है। किसकी? नाभिकीय बल की। क्लियर? तो ये बात यहाँ और लिखनी होगी और इसको मैं लिख रहा हूँ, यह बल आवेश अनाश्रित होता है, अर्थात
अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन कोमा प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य समान नाभिकीय बल लगता है। क्लियर? ये हमारे क्या हो गए भाई, ये हमारी हो गए नाभिकीय या प्रबल अन्योन्य क्रियाएं। अगला जो है नंबर 4 और वो है दुर्बल या क्षीण अन्योन्य क्रियाएं। ये देखिए, देखो इसको समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी और वो बात है रेडियो एक्टिव पदार्थ। एक्टिव पदार्थ, इसके बारे में आपको ये बात पढ़नी पड़ेगी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो स्वतः विघटित होते हैं। क्या होते हैं? स्वतः विघटित होते हैं, मतलब अपने आप टूटते हैं। लोहा, तांबा, सीसा, ये जिंक, ये सब अपने आप नहीं टूटते हैं, बिल्कुल नहीं टूटते हैं। लेकिन कुछ जैसे यूरेनियम है ना, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिक टूटती रहती हैं, अपने आप टूटती हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। सबसे पहले वे पदार्थ जो स्वतः विघटित होते हैं, अपने आप बिना किसी बाह्य कारण के टूटते रहते हैं और जिनके टूटने की दर को हम न रोक सकते हैं न कंट्रोल कर सकते हैं, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके? यूरेनियम है, थोरियम है और रेडियम इसके क्या है? एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब टूटते कैसे? तो टूटने के लिए इनसे जो है वो अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। ये भी समझो, मतलब इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें निकलती रहती हैं। और जब ये निकलती रहती हैं तो ये टूट जाते हैं। अब ये अल्फा किरणें क्या होती है, अल्फा कण क्या होती है, ये भी समझ लो। अल्फा कण होता है हीलियम परमाणु जो है वो आप जानते होंगे, बोलो। हीलियम परमाणु जानते होंगे। हीलियम परमाणु की जो नाभिक है, हीलियम परमाणु की जो नाभिक है उसमें 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इस हीलियम परमाणु की नाभिक को क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। तो अल्फा कण वास्तव में क्या है? हीलियम परमाणु की नाभिक है। कौन? अल्फा कण। क्लियर? अब अल्फा कण हीलियम परमाणु की नाभिक है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो He+2। कैसे भाई? He जो परमाणु होता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दें तो इसके अंदर केवल नाभिक बच जाएगी। तो He+2 जो है ये वास्तव में हीलियम परमाणु की नाभिक है, या यूँ कह दूँ अल्फा कण है। क्लियर? अब दूसरा है बीटा कण। बीटा कण वास्तव में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, E- और पॉजिट्रॉन, और ये क्या है? E+। अल्फा बीटा जो कण हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये भी उससे निकलते हैं। किससे? रेडियो एक्टिव किरणों से। अब ये गामा किरणें क्या होती हैं वो भी समझ लें। जब पदार्थ इन अल्फा और बीटा किरणों को त्यागता है तो वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था से जब वो वापस अपनी लोअर अवस्था में आता है तब वो गामा किरणों कह दो या फोटोन कह दो, फोटोन का त्याग करता है, या यूँ कह दो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। कौन? वो पदार्थ। तो वो जो प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है उन फोटोनों को क्या कहते हैं? गामा किरणें कहते हैं। तो ये सब बातें हम 12th क्लास में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, पूरा चैप्टर है इसका।
नाभिकीय भौतिकी नाम से, वहाँ इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी दी है। तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें किन से निकलती हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों के एग्जाम्पल क्या हैं? यूरेनियम है, थोरियम है और रेडियम है, और ये स्वतः विघटित होते रहते हैं। तो देखिए आप, रेडियो एक्टिव नाभिकों का जब स्वतः विघटन होता है तो दुर्बल अन्योन क्रिया संपन्न होती है। क्लियर? इस क्रिया में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में रूपांतरित होता है। रूपांतरण लिखता हूँ, रूपांतरण होता है। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होता है। अब इसकी एक इक्वेशन और देख लो आप। देखो, न्यूट्रॉन को लिखते हैं 0n1 से, क्योंकि न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो द्रव्यमान संख्या में तो अपना रोल निभाती है, पर प्रोटॉन संख्या में अपना रोल नहीं निभाती। जैसे हीलियम है 2He4, ये तो क्या होती है, केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, प्रोटॉन संख्या। क्लियर? ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों होते हैं। तो 0n1 क्या है? न्यूट्रॉन है ये तो, और प्रोटॉन क्या है? 1p1। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की जो संख्या है वो यहाँ भी अपना भागीदार निभाती है और यहाँ भी निभाती है। इसके बारे में डिटेल से आप केमिस्ट्री मिल जाएगा, फिर कभी मैं बता दूंगा। देखो 0n1 ये तो क्या है? कोई न्यूट्रॉन है, और ये जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो क्या बन जाएगा इसका? 1p1। अब इसको साथ में -1e0 कण निकलता है, और इस कण को क्या कहते हैं हम? बीटा माइनस कण। क्या कहते हैं इसको? बीटा माइनस कण हम इसको कहते हैं। ठीक इसी प्रकार 1p1 जो प्रोटॉन है वो निकलता है 0n1 में, और साथ में ये हो जाएगा 1p, देखो 1e0, और ये हो गया बीटा प्लस। तो तुलना करके देखो, 0 और 1 1 बन गया, 1 और 0 1 बन गया। ऐसे 1 माइनस 1 0 बन गया, 1 प्लस 0 1 बन गया। इसका मतलब हमारी अभिक्रिया जो है वो संतुलित है। जब बीटा माइनस कण निकलता है इससे, तो इसके साथ में निकलता है ये न्यू बार। क्या पढ़ते हैं इसको? न्यू बार पढ़ते हैं, और ये वास्तव में है एंटी न्यूट्रिनो। क्या है ये? एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। इसी प्रकार ये क्या है आपका? इसके साथ निकलता है ये, और ये है न्यूट्रिनो। ये क्या है आपका? न्यूट्रिनो, और ये क्या है आपका? एंटी। मतलब बीटा माइनस के साथ तो एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है, और बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो निकल रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके नोट की। नोट में हम पढ़ेंगे
कि इन चारों में क्या अनुपात है, क्या क्या इनमें समानता है, समानता को देखो आप तो समझना मेरी बात को ध्यान से। मूल बल कौन कौन से हैं? मूल बल हमारे यहाँ 4 हैं। पहला गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। इसको भी नाभिकीय बल ही कहते, चौथे वाले को भी। मतलब कि चौथा जो बल है ना, उसको हम दुर्बल या क्षीण न्यून क्रिया हमने लिखा था, इसको दुर्बल नाभिकीय बल भी कह देते हैं। और इनके बीच में जो आपेक्षिक प्रबलता है वो देखो, आपेक्षिक प्रबलता। अगर मैं गुरुत्वीय बल को 1 न्यूटन मान लूँ, क्या मान लूँ इसको मैं 1 मान लूँ, तो विद्युत चुंबकीय जो बल है ना वो 10 की पावर 36 होता है। मतलब गुरुत्वीय बल की तुलना में विद्युत चुंबकीय बल 10 की पावर 36 गुणा होता है। इसी प्रकार प्रबल नाभिकीय बल जो है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो लगता है वो 10 की पावर 39 गुणा होता है। क्लियर? और ये होता है 10 की पावर 14 गुणा। इसकी परास क्या होती है? वही अनंत। ठीक है, यहाँ लिख दो परास। यहाँ हम लिखें इसकी परास भी अनंत, और इसकी परास 10 की पावर माइनस का 14 मीटर, और इसकी परास 10 की पावर माइनस का 14 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे उतार सकते हैं। धन्यवाद।